गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट पर। और आज अपने IBPS AFO मेंस एग्ज़ाम के अंदर सोशल साइंस के जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के अंदर, उन सभी को आज अपने कवर करेंगे। 2015 से मैंने क्वेश्चन जो है उठाए हैं और 2023 तक जितने भी सोशल साइंस के क्वेश्चन आए हुए हैं मैंने अपनी तरफ से सारे क्वेश्चन जो है कवर किए हैं। आई होप कि आप सभी को वो क्वेश्चंस के आंसर आते होंगे। नहीं भी आते हैं तो मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो आज अपने IBPS AFO मेंस एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन इस जो क्वेश्चन सीरीज़ की जो क्लास है इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ याद रखना, यदि आपको किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर या किसी के अंदर या अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर कभी भी नो मिलता है तो ये मत सोचना कि आप हार गए। नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। तो इसी कंसेप्ट के साथ अपने क्वेश्चन जो है उनको देखेंगे। यदि आपको एक आधे क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता है तो भी आप डरिएगा मत, आप अगले क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा। ठीक है, तो अपने चलिए स्टार्ट करते हैं। और मेरा नाम आप सभी जानते होंगे, मुकेश कुचेरिया मेरा नाम है। ठीक है, तो अपने फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये आपके सामने है फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, आज जो क्वेश्चंस हैं इनके अंदर सारे जो भी IBPS AFO मेंस एग्जाम के अंदर सोशल साइंस के जो क्वेश्चन आए वो है। ठीक है, इसके अंदर एक क्वेश्चन मैंने RRB SO का डाला है क्योंकि जो बायो फर्टिलाइजर वाला जो चैप्टर था उसके क्वेश्चंस मैंने आपको क्लास के अंदर नहीं कराए थे और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर भी हैं। तो उसका एक क्वेश्चन RRB SO के अंदर आया हुआ था तो वो भी मैंने इसके अंदर डाला है। तो अपने इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग, एक सेकेंड रुकिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, एक सेकेंड, अच्छा यहाँ से करना पड़ेगा पहले, ओके। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट यूजफुल फॉर रूट ग्रोथ। इसने पूछा है कि कौन सा जो न्यूट्रेंट होता है वो रूट ग्रोथ के लिए बेस्ट होता है। तो रूट ग्रोथ के लिए तो एक फास्फोरस ही है जो रूट ग्रोथ के लिए बेस्ट होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, फास्फोरस। मैं एक एक ऑप्शन पे डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन सीरीज की क्लास है, इसके अंदर लगभग 60 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो अपने एक एक क्वेश्चन पे यदि डिस्कस करने लगे तो ये लगभग 2-2.5 घंटे की क्लास हो जाएगी। ठीक है ना, तो अपने हर एक पॉइंट पे डिस्कस नहीं करेंगे। यदि आप चाहते हो कि आप हर एक पॉइंट को जो भी ऑप्शन है उसके बारे में देखना चाहते हो तो मैंने पहले भी क्वेश्चन सीरीज की क्लास लगाई हुई है, तो उनके अंदर मैंने हर एक पॉइंट पे डिस्कस किया हुआ है। उन क्वेश्चंस को भी आप देख सकते हो, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, और एक और एग्रीकल्चर साइंटिस्ट का नोटिफिकेशन आया हुआ था, उसकी वीडियो भी मैंने डाल दी है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सेकेंड क्वेश्चन में ये बोल रहा है, डाइबैक इन सिट्रस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। ठीक है, जो सिट्रस के अंदर डाइबैक होता है वो किसकी डेफिशिएंसी से होता है। तो ये सभी ये जो आपको पता होगा। फर्स्ट ऑप्शन है जिंक, फेरस, कॉपर और मैग्नीशियम। तो जो डाइबैक होता है ना वो किसकी डेफिशिएंसी से होता है, वो होता है आपका कॉपर की डेफिशिएंसी से। तो इसका जो राइट आंसर होएगा वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना, AFO के अंदर 5 ऑप्शन आते हैं, इसके अंदर भी मैंने 5 ऑप्शन रखे थे, लेकिन ये मैंने जो है कंप्यूटर के अंदर PPT तैयार की थी तो फ़ोन के अंदर आया तो ये एक ऑप्शन इसका गायब हो गया। ठीक है ना, लेकिन इसका राइट आंसर जो है वो कॉपर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, विच न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द लिटिल लीफ इन मैंगो एंड मोटल लीफ ऑफ सिट्रस। अब ये मोटल ही है, ऐसे मत सोचना कि गलती से टाइप हो गया होगा, ये मोटल ही है। ठीक है, तो मोटल लीफ ऑफ सिट्रस। अब जब भी लिटिल लीफ की बात आती है तो आपको पता है कि एक ही ऑप्शन अपने को याद रखना है, कौन सा, जिंक। ठीक है ना, लिटिल लीफ जो भी डिजीज होती है वो सारी की सारी किससे होती है, जिंक से होती है। ठीक है, और ऑप्शन जो मैंने बताया था एक अपवाद भी होता है, तो मैंने आपको जो न्यूट्रिएंट चैप्टर कराया था उसके अंदर अच्छे तरीके से बताया है, तो आप उस क्लास को एक बार जरूर देखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होएगा वो होएगा जिंक। ये पूछा है AFO 2015 के अंदर पूछा हुआ है मेंस एग्जाम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है, हाउ मैनी एलिमेंट्स आर इसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स। अब देखिएगा, ये क्वेश्चन जो है वो मेमोरी बेस्ड है, इसके अंदर ऑप्शन जो है 1-2
जो मतलब ऐसा हो सकता है कि एग्ज़ाम के अंदर ये ऑप्शन ना दिया गया हो, लेकिन जो आंसर था वो मैंने इसके अंदर लिखा हुआ है। ऑप्शन की जो हेरा फेरी हो सकती है एक दो क्वेश्चंस के अंदर, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड होते हैं, ठीक है, ऑनलाइन इसका एग्ज़ाम होता है, इसलिए ऑप्शन जो हैं थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन की लैंग्वेज थी वो लगभग मिलती जुलती है, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन पूछा है इसने कि जो प्लांट की ग्रोथ होती है उसके लिए कितने न्यूट्रिएंट एसेंशियल होते हैं, आवश्यक होते हैं। तो अब आपको 21 पे टिक नहीं करना है, ठीक है। इसने आवश्यक पोषक तत्व पूछा है, तो आवश्यक पोषक तत्व कितने होते हैं, 17 होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ये भी AFO 2015 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। अब देख लीजिएगा कि कितने इजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों ने यदि मेरी हर एक सोशल साइंस की क्लास लगाई हुई है तो आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है इजी लगेंगे। हर एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है लिटिल लीफ इन मैंगो एंड केशव इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। अब देखिए एक ही साल के अंदर AFO ने न्यूट्रिएंट चैप्टर से देखो कितने क्वेश्चन उठाए हुए हैं। लिटिल लीफ वाला पहले भी आया था, अब लिटिल लीफ वाला थोड़ा सा इसने घुमा के दे दिया कि मैंगो और केशव दोनों के अंदर लिटिल लीफ हो रही है, पर अपने को तो इसमें कंफ्यूज होना नहीं है। लिटिल लीफ का नाम आ जाए तो अपने को सिर्फ इसी पे करना है, जिंक पे, ठीक है। एप्पल वाली मैंने बताई हुई है कि एप्पल के अंदर किससे होती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जिंक। ये भी AFO 2015 के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोज वेल इन वाटर लॉग्ड सॉइल। फर्स्ट ऑप्शन है राइजोबियम, सेकंड ऑप्शन एजोला, थर्ड ऑप्शन क्लोस्ट्रीडियम, फोर्थ ऑप्शन एजेटोबैक्टर और फिफ्थ ऑप्शन है जो ब्रेडी राइजोबियम है। अब देखिए अब यहाँ पर बच्चे जो है वो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो अब इसका आप देखिए क्वेश्चन पढ़ते ही जो आंसर बताओगे ना वो मेरे को पता है कि आप क्या बताओगे, एजोला बताओगे, क्योंकि वाटर लॉग्ड सॉइल होती है और वाटर लॉग्ड सॉइल आ गया मतलब अपने राइस के अंदर एजोला का यूज़ करते हैं, ठीक है, पेडी फील्ड के अंदर। तो आप क्या करोगे, वाटर लॉग्ड सॉइल का नाम देखा और एजोला पे टिक करके आगे, जबकि ये ऑप्शन क्या है, इसके अंदर आंसर गलत होएगा, क्योंकि इसने क्या बोला है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूछा है, ना कि ऐसा बोला कि बायो फर्टिलाइजर कौन सा होता है। यदि बायो फर्टिलाइजर की बात करता तो एजोला आता, लेकिन जब इसने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात की है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जब बात करेगा तो आप इसका आंसर कौन सा टिक करोगे, एजेटोबैक्टर, ठीक है। एजेटोबैक्टर जो है वो वाटर लॉग्ड सॉइल के अंदर बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है। ये भी AFO 2015 के अंदर बायो फर्टिलाइजर चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग, एक सेकंड रुकिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मैन्योर इज कंसिडर्ड एज बायो फर्टिलाइजर। भी कौन सी मैन्योर है जिसको अपने बायो फर्टिलाइजर के नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन ग्रीन मैन्योर, FYM, कंपोस्ट, BGA, गोट मैन्योर, ठीक है। तो ग्रीन में जो इसने पूछा है कि बायो फर्टिलाइजर कौन सा है, तो बायो फर्टिलाइजर इनमें से आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, तो BGA है, वो ही एक बायो फर्टिलाइजर है। तो इसका जो राइट आंसर होएगा वो डी ऑप्शन होएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी है, वो एक ऐसी मैन्योर है जो बायो फर्टिलाइजर के अंदर भी कंसिडर्ड की जाती है। ये AFO 2016 ने क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है pH ऑफ एल्केलाइन सॉइल। जो एल्केलाइन सॉइल होती है उसकी pH कितनी होती है, ठीक है। तो मैंने एक टेबल बनवाई थी आपको जब एल्केलाइन सॉइल करवाया था चैप्टर, सॉरी एसिडिक सॉइल, एल्केलाइन सॉइल, ठीक है ना, प्रॉब्लमेटिक सॉइल के अंदर ये मैंने आपको कराया हुआ है। तो उस टेबल के अंदर मैंने लिखा था कि जब 8.5 से, ठीक है, 8.5 से ज़्यादा हो कि pH तो वो कौन सी सॉइल होती है, एल्कलाइन सॉइल होती है, और जब लेस देन 8.5 लिखा हो तो आपकी कौन सी होगी, सैलाइन सॉइल होगी। तो इसके अंदर जो राइट आंसर जाएगा फिर आपका कौन सा जाएगा। अब आप इस पे 8 पे तो टिक कर ही नहीं सकते, 7 पे भी नहीं कर सकते, 4 पे, 2 पे भी नहीं कर सकते, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, जो बी ऑप्शन है वो हो जाएगा, जो 9 होती है किसकी, एल्कलाइन सॉइल की। अब एक चीज़ देखिएगा, ये जो है एल्कलाइन सॉइल वाला क्वेश्चन बहुत बार कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये AFO 2016 के अंदर भी आया है। आगे देखते जाना, ये क्वेश्चन लगभग 3 बार जो है IBPS AFO ने पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो आप देखते जाइएगा, इसके अंदर तो आपका राइट आंसर बी हो ही गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बस लैंग्वेज थोड़ी सी घुमा देते हैं, लेकिन जो है क्वेश्चन जो है वो यही रहता है, ठीक है ना, थोड़ी सी लैंग्वेज घुमा के देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर रिटेंशन ऑफ सॉइल वाटर,
ठीक है ना। जो सोइल वाटर के लिए फोर्सेस की बात आएगी तो दो फोर्सेस लगते हैं, कौन सा, कोहेजन और एडेजन, ठीक है ना। तो इसके अंदर देखिए अट्रैक्शन ये तो नहीं होता ही नहीं, कोहेजन भी होता है एडेजन भी होता है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि बोथ बी एंड सी, तो आप राइट आंसर किसको बताओगे, डी को बताओगे, ठीक है। ये एफओ 2015 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, बोथ बी एंड सी जो है इसके अंदर फोर्सेस काम करते हैं, मतलब डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मूवमेंट एंड फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर थ्रू सोयल एंड परमेएबल रॉक इज टर्म्ड एज। अब इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लेना। इसने पूछा है मूवमेंट एंड फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर थ्रू सोयल। यदि प्लांट के अंदर मूवमेंट पूछे तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपने मास फ्लो, ठीक है, ठीक है। प्लांट के अंदर जो न्यूट्रिएंट की मूवमेंट होती है उसको तो बोलते हैं मास फ्लो। सोइल के अंदर जब वाटर की मूवमेंट होती है तो आप उसको क्या बोलोगे, परकोलेशन बोलोगे। अब ये क्या बोल रहा है, फिल्ट्रेशन हो रहा है, फिल्टर हो रहा है, मतलब पहले यहाँ पे अपनों ने पानी डाला, अब ये सोइल थी, ठीक है, अब पानी डाला तो यहाँ से फिल्टर होके पानी जो है वो नीचे आ रहा है। जब वर्टिकल मूवमेंट करता है पानी तो उसको अपने क्या बोलते हैं, परकोलेशन बोलते हैं। हॉरिजेंटल मूवमेंट करता है तो उसको बोलते हैं अपने सीपेज। तो वर्टिकल मूवमेंट की बात हो रही है तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या आएगा, परकोलेशन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये एफओ 2015 के अंदर आया हुआ है, नाइट्रिफिकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ। अब जब मैंने चैप्टर करवाया था उसके अंदर मैंने आपको बताया था बायो फर्टिलाइजर चैप्टर के अंदर कि नाइट्रिफिकेशन कौन सी प्रोसेस होती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन सी प्रोसेस होती है। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो बायो फर्टिलाइजर वाली क्लास ली थी उनको तो ये आंसर पता लग गया होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होएगा। तो देखिए नाइट्रिफिकेशन जो है वो रिडक्शन प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोलाइसिस है, बोथ ए एंड बी और ऑल ऑफ द अबव, ठीक है ना। तो जो नाइट्रिफिकेशन होती है वो होती है आपकी ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन किसको बोलते हैं कि अमोनिया से नाइट्रेट का बनना नाइट्रिफिकेशन कहलाता है, मतलब इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रही है, इसलिए ये क्या होती है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है। यदि आपकी बात की जाए नाइट्रोजन फिक्सेशन की तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होती है वो होती है आपकी रिडक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा बी ऑप्शन, कि जो नाइट्रिफिकेशन है वो एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ये एफओ 2015 ने क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है ज़रूरी नहीं है कि जो आईबीपीएस की तैयारी करें उन्हीं के लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करें एग्रीकल्चर से रिलेटेड, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि सोइल साइंस से क्वेश्चन जो है इतने बड़े कंपटीशन एग्जाम के अंदर, क्योंकि एएफओ एक बहुत बड़ी पोस्ट है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, तो उसके अंदर इतने इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो और अदर एग्जाम के अंदर किस टाइप से यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एक बार हर स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो शेयर कर देना जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, और वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब देखिए 12th नंबर क्वेश्चन है, माइक्रोबियल कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट इनटू केमिकल नाइट्रोजन। अब नाइट्रेट से क्या बनना है, नाइट्रोजन, तो उसको क्या बोलते हैं अपने, डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कितने इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, ये एफओ 2015 ने पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 नंबर क्वेश्चन, कन्वर्जन फैक्टर फॉर कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन टू ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। ऑर्गेनिक कार्बन को आप ऑर्गेनिक मैटर के अंदर चेंज करना चाहते हो तो इसके लिए कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है, तो 0.65, 2.24, 1.52, 1.72, 2.274। ये एफओ 2016 ने क्वेश्चन पूछा था। इसका जो राइट आंसर होएगा वो डी ऑप्शन होएगा, 1.724 होता है, ठीक है, कन्वर्जन फैक्टर। तो ये आपको याद रखना है, इसको बेमलेन फैक्टर भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फर्टिलाइजर इज नॉन एज किसान खाद। किसान खाद को किसान खाद जो है वो कौन से फर्टिलाइजर को बोला जाता है, डीएपी, एसएसपी, यूरिया, केन, अमोनियम सल्फेट। अब कई बार वो ट्रिक मत लगा देना, जैसा मैंने एनएससी वाली जो कट ऑफ वाली वीडियो थी उसके अंदर भी आपको बताया था कि एनएससी ने किस प्रकार से ऑप्शन दिए थे। अब यहाँ पे देखते हैं कि यार ये बड़ा सा नाम दिख रहा है, इसको अपने टिक कर देते हैं, ठीक है ना। तो किसान जो खाद है वो किसको बोला जाता है, वो बोला जाता है केन को। इसको और भी नामों से जाना जाता है जो कि मैंने फर्टिलाइजर वाली क्लास के अंदर आपको अच्छे तरीके से नाम बताए हुए थे, ठीक है। तो आप उन क्लासेज को देखिएगा एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेज हैं वो, और हर एक क्लास को मैंने इतने बेहतरीन तरीके से कराया है
कि आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम देने बैठे हो तो सोयल साइंस का आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम। जो जिप्सम होती है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4.2H2O। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। यहाँ पे 3H2O है तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। CaSO2 तो होता ही नहीं। हाँ, CaSO4.2H2O होता है, तो राइट आंसर हो जाए इसका डी ऑप्शन। यहाँ पे जो ए है वो कैपिटल लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो जो ये जो है ये 2015 ने क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 नंबर क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग बायो फर्टिलाइजर डू नॉट प्रोवाइड नाइट्रोजन। अब इसने पूछा है कि इनमें से कौन सा बायो फर्टिलाइजर है जो नाइट्रोजन प्रोवाइड नहीं कराता है। एजेटोबैक्टर तो करवाता है, राइजोबियम भी कराता है, क्लोस्ट्रीडियम भी कराता है, क्योंकि ये क्या है कि नाइट्रोजन बायो फर्टिलाइजर है। एसिटोबैक्टर भी कराता है। जो एसिटोबैक्टर का याद रखना आपको, मैंने आपको बायो फर्टिलाइजर वाली क्लास में बताया था। ये किसके अंदर यूज होता है? तो ये होता है यूज शुगर केन के अंदर। ठीक है, तो आप इसको अच्छे तरीके से याद रखना भाई, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो जो ट्राइकोडर्मा होता है ये तो अपने जो ट्राइकोडर्मा का यूज करते हैं वो अपने जो सीड वगैरह होते हैं उनको ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर होएगा वो डी ऑप्शन होएगा कि जो ट्राइकोडर्मा है वो क्या है, नाइट्रोजन प्रोवाइड नहीं कराता है। ये एफओ 2019 के अंदर क्वेश्चन आया था। ठीक है, याद रखना इसको, एफओ 2019 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला है जो मैं कह रहा था ना, एक RRBSO का क्वेश्चन डाला हुआ है, तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ना। सिम्बायोटिक बायो फर्टिलाइजर फॉर सीरियल क्रॉप्स एंड ग्रासेस। अब ये पूछा है कि जो सीरियल क्रॉप्स होती है उसके अंदर सिम्बायोटिक रिलेशन। अब हालांकि राइजोबियम जो है वो सिम्बायोटिक रिलेशन दिखाता है, लेकिन ये तो है पल्सेस क्रॉप के अंदर, तो सीरियल क्रॉप के अंदर नाम आएगा नहीं। एजेटोबैक्टर तो नॉन सिम्बायोटिक होता है, वेम भी नॉन सिम्बायोटिक होता है, और साइनोबैक्टीरिया जो है वो भी क्या है, नॉन सिम्बायोटिक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एजोस्पाइरिलम। ठीक है, एजोस्पाइरल। यदि यहाँ पे सीरियल क्रॉप्स ना नाम दिया होता तो आप फिर राइजोम पे टिक करना है आपको। ठीक है, यदि सीरियल क्रॉप्स ना पूछा हो, सीधा ही पूछा हो कि सिम्बायोटिक बायो फर्टिलाइजर इज, ठीक है, और आपको ये 5 ऑप्शन दे दे तो आपको राइजोबियम पे टिक करना है। यदि आपको सीरियल क्रॉप नाम दे दिया गया है तो आप किस पे टिक करोगे, फिर आप एजोस्पाइरिलम पे टिक करोगे। ये RRBSO 2019 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब वही क्वेश्चन है लेकिन AFO 2020 ने पूछा है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन की फिक्सेशन करता है। अब यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि यदि सीरियल्स क्रॉप का नाम आता है तो आप एजोस्पाइरिलम पे करोगे, यदि सीरियल्स का नाम नहीं आता तो आप किस पे टिक करोगे, फिर आप राइजोबियम पे टिक करोगे। तो इसका राइट आंसर होएगा वो होएगा राइजोबियम। ये एफओ 2020 के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिम्टम्स ऑफ विच न्यूट्रेंट, एक सेकेंड, सिम्टम्स ऑफ विच न्यूट्रेंट डेफिशिएंसी अपीयर फर्स्ट ऑन ओल्डर लीव्स एंड देन एडवांस अप टू स्टेम टू यंगर लीव्स। ठीक है ना, तो आप इसको यहाँ पे एंड आएगा। ठीक है, या आप एंड को यहाँ से हटा ही दीजिए। ठीक है, तो अब देखिए इसने क्या पूछा है कि जो सिम्टम्स शो हो रहे हैं न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी के, वो पहले किस पे दिखाई दे रहे हैं, पुरानी पत्तियों पे, ओल्डर लीव्स पे दिखाई दे रहे हैं, फिर जो है आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं और यंगर लीव्स पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, ओल्डर लीव्स पे। तो ओल्डर लीव्स पे किसके दिखाई देते हैं, नाइट्रोजन के दिखाई देते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है सल्फर और मैग्नीज जो है, ठीक है, सल्फर और मैग्नीशियम है, मैग्नीज जो है उनके तो, और एक जो फेरस है, इन तीनों के तो दिखाई देते हैं न्यू लीव्स पे। ठीक है, और जो बोरोन है इसके दिखाई देते हैं टर्मिनल बड पे। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ए ऑप्शन रहेगा कि जो नाइट्रोजन होता है उसके सिम्टम्स पुरानी पत्तियों पे दिखाई देते हैं। इसका मैंने आपको एक चार्ट बनाया था ओल्डर और न्यू लीव्स का, तो वहाँ से आपको ये कवर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइक्रो न्यूट्रेंट। अब देखिए कितना इजी सा क्वेश्चन है, AFO 2017 के अंदर पूछा हुआ है, और न्यूट्रेंट चैप्टर से इतने इजी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, तो न्यूट्रेंट चैप्टर वाली जो क्लासेज हैं उनको अच्छे तरीके से कवर कर लेना। इसी प्लेटफॉर्म पे आपको ये वो सारी क्लासेज मिलेगी।
ठीक है। और सोयल साइंस का मैंने कंप्लीट सिलेबस करा दिया है, एक सिर्फ टिलेज चैप्टर रहता है, वो कल की क्लास के अंदर मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइक्रोन्यूट्रेंट। यदि आपको अच्छे तरीके से पता है कि वो 8 माइक्रोन्यूट्रेंट कौन से होते हैं, तो आप इसका आंसर जो आसानी से बता सकते हो। माइक्रोन्यूट्रेंट 8 कौन कौन से होते हैं? बेफी, मनकूजन, मोकलनी, ठीक है। तो इस ट्रिक से भी आप याद रख सकते हो। तो जिंक जो है वो माइक्रोन्यूट्रेंट होता है, मोलिब्डेनम भी होता है, बोरॉन भी होता है, नाइट्रोजन नहीं होता और क्लोरीन भी होता है। तो इसका जो राइट आंसर होएगा वो होएगा आपका नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन है वो क्या है? माइक्रोन्यूट्रेंट नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एफ 2017 के अंदर पूछा गया है। विच न्यूट्रेंट हेल्प्स इन क्लोरोफिल फॉर्मेशन। क्लोरोफिल का नाम आ गया तो भाई साहब मैग्नीशियम ही आएगा। तो ये सारे ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएंगे, मैग्नीशियम पे आप टिक कर दीजिएगा। मैग्नीशियम इसका राइट आंसर है। क्लोरोफिल फॉर्मेशन के लिए जो है वो मैग्नीशियम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच एलिमेंट इज मोस्ट यूजफुल फॉर रूट ग्रोथ। अब देखिए, 2015 के अंदर भी क्वेश्चन आया हुआ था और 2017 ने भी ये क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है। तो जो रूट ग्रोथ होती है उसके लिए मैंने आपको बताया था फॉस्फोरस होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फॉस्फोरस जो है वो रूट ग्रोथ के लिए मोस्ट यूजफुल एलिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एफओ 2017 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। डेफिशिएंसी सिम्टम्स अपीयर्स ऑन ओल्ड लीव्स। अब आपको वो चार्ट यदि दिमाग में छपा हुआ है, मैंने आपको कराया हुआ भी था और शायद मैंने शॉर्ट्स वीडियो भी डाली थी उसकी। तो जो ओल्ड लीव्स की बात आती है तो वहाँ पर आपको सबसे पहले तो नाइट्रोजन को देखना, क्योंकि एग्जामिनर नाइट्रोजन ऑप्शन ही डालता है, ठीक है। और कई बार जो एग्जामिनर घुमाने के लिए वो क्या कर देते हैं, मैग्नीशियम ऑप्शन डाल देते हैं। तो मैग्नीशियम भी जो है वो पुरानी पत्तियों पे सिम्टम्स शो करता है, ठीक है। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन हो जाएगा। यही क्वेश्चन अभी अपने पढ़ के आए थे और वापस फिर जो है ये क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लेना भाई। सिट्रस क्रैकिंग इज ड्यू टू। अब सिट्रस कैंकर की बात नहीं हो रही। यदि सिट्रस कैंकर की बात होती तो यहाँ पे आपका बैक्टीरिया आता, कौन सा? जेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पेथोवार सिट्राई। अब यहाँ पे पूछा है क्रैकिंग, और फ्रूट क्रैकिंग जो है वो सबसे ज़्यादा किससे होती है? बोरॉन की डेफिशिएंसी से ही होती है, ठीक है। तो क्रैकिंग नाम देखते ही अपने को किस पे टिक करना है? डेफिशिएंसी ऑफ बोरॉन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो सिट्रस क्रैकिंग है वो बोरॉन की डेफिशिएंसी से होती है, और ये एफओ 2017 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ से टिलेज के क्वेश्चन स्टार्ट हैं। इन विच टिलेज नो पार्टिकल्स आर डिस्टर्ब। कोई पार्टिकल डिस्टर्ब ही नहीं हो रहा है तो आप जीरो टिलेज कर दिए, कोई डिस्टर्ब ही नहीं होएगा, ठीक है ना। तो जो इसका आंसर राइट आंसर होएगा वो ए ऑप्शन होएगा। जीरो टिलेज जो है उसके अंदर कोई पार्टिकल जो है डिस्टर्ब नहीं होता है। जो प्रीवियस क्रॉप थी उसके जो है जो भी सब्सटेंस रहे हुए हैं, रेजिड्यूज रहे हुए हैं, वो वहीं पे पड़े रहेंगे। कोई फील्ड प्रिपरेशन नहीं होगी, उसी पे सीड जो है प्लांट की जो है शोविंग कर देंगे, ठीक है। तो ये जो है जीरो टिलेज होता है जिसके अंदर कोई पार्टिकल जो है डिस्टर्ब नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच फॉर्म ऑफ टिलेज नो प्लांट इज लेफ्ट। कोई प्लांट बचा ही नहीं, तो क्लीन कर दो सर खेत को तो कोई प्लांट बचेगा ही नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्लीन टिलेज है उसके अंदर कोई प्लांट जो है बचता नहीं है, पूरे जो फील्ड है उसको क्लीन कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एफओ 2019 ने पूछा है, इन विच टाइप ऑफ टिलेज 15 to 13% रेजिड्यू लेफ्ट ऑन द सोइल सरफेस। भी अपने जो फील्ड था, ठीक है, उस पर अपनों ने क्या कर दिया, जो भी टिलेज प्रोसेस की थी वो कर दी, ठीक है ना। और उसके अंदर जो 15 to 30% जो है वो रेजिड्यूज लेफ्ट रह गया, बच गया, ठीक है। तो उसको कौन सा टिलेज की टर्म देंगे? तो उसको बोलेंगे अपने कन्वेंशनल टिलेज, ठीक है। कन्वेंशनल टिलेज जो है उसके अंदर 15 to 13% रेजिड्यूज जो है वो लेफ्ट रह जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी टिलेज से है। इन विच मेथड क्रॉप रेजिड्यूज रिमेन अनडिस्टर्ब। भी क्रॉप रेजिड्यूज जो है वहाँ पे पड़ा हुआ है और अनडिस्टर्ब्ड है। यहाँ से आपको क्या पता लग रहा है कि जीरो टिलेज आंसर आएगा। ऑप्शन में भी है जीरो टिलेज। अब आगे इसको और पढ़िएगा, बट डिस्टर्ब्ड ड्यूरिंग सोविंग ऑफ सीड। अब जब आपने सीड की सोविंग की तो डिस्टर्ब हो गया, तो उसको अपने जीरो टिलेज नहीं बोलेंगे, फिर उसको अपने बोलेंगे नो टिल, ठीक है। हालांकि नो टिल जीरो टिलेज का ही पार्ट है, ठीक है, क्योंकि जीरो टिलेज के अंदर भी यही होता है कि कोई भी जो है
अपने टिलेज प्रैक्टिस नहीं करते हैं, अनडिस्टर्ब रहती है सॉइल, ठीक है, क्रॉप रेजिड्यू जो है वो पड़ा रहता है, लेकिन वहाँ पे जो है उसी फील्ड पे अपने प्लांट की जो है सोविंग कर देते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि जब अपने सीड की सोविंग कर रहे हैं तो डिस्टर्ब हो रही है, तो फिर आप इसको किस पे टिक करोगे, नो टिल पे जो है आप टिक करोगे, तो राइट आंसर आपका डी ऑप्शन होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच न्यूट्रिएंट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल। एफओ 2018 ने पूछा है, वो 2017 के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ था, 2018 ने भी वही क्वेश्चन पूछ लिया है कि क्लोरोफिल जो फॉर्मेशन होती है उसके अंदर कौन सा न्यूट्रिएंट हेल्प करता है, तो इसके अंदर आपका राइट आंसर आएगा मैग्नीशियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए माइक्रो न्यूट्रिएंट। अब देखिए ये कितना इजी सा क्वेश्चन है ना, 2018 में भी यह है और 2017 ने भी यही क्वेश्चन पूछा हुआ है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा है, तो आपको वही देखना है। सॉरी, इसने यहाँ पे उसके अंदर पूछा हुआ था कि माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा नहीं है, यहाँ पे पूछा है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा है। तो नाइट्रोजन प्राइमरी है, जो पोटेशियम है वो भी प्राइमरी है, मैग्नीशियम क्या सेकेंडरी है, फेरस जो है वो क्या आपका वो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, और सल्फर जो है वो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जो फेरस है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट है। नेक्स्ट है 31 क्वेश्चन, विच माइक्रो न्यूट्रिएंट प्लेज एन एक्टिविस्ट एंड कैटालिस्टिक रोल इन द फोटोसिंथेसिस ऑफ प्लांट। अब जब मैंने न्यूट्रिएंट चैप्टर कराया था उसके अंदर मैंने आपको एक ही जो न्यूट्रिएंट था जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस की बात की थी मैंने, ठीक है ना, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना फोटोसिंथेसिस, तो एक ही न्यूट्रिएंट की बात की थी फोटोसिंथेसिस में, वो न्यूट्रिएंट कौन सा था, वो था आपका क्लोरीन। और क्लोरीन के अंदर मैंने आपको एक ही पॉइंट लिखा, सॉरी 2 पॉइंट लिखाए थे, हाँ ये तो फोटोसिंथेसिस वाला लिखाया था, और एक मैंने बोला था कि इसको टोबैको क्रॉप जो है उसके अंदर यूज नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होएगा वो डी ऑप्शन होएगा कि जो क्लोरीन है वो फोटोसिंथेसिस के अंदर काम करता है, उसके अंदर जो आपकी लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन होती है, ऐसा सा मैंने एक पॉइंट भी लिखाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सेकेंड रुकिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट deficiency symptoms is major vines remain green, top veins become short and chlorosis on new leaves। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये इतनी सारी जो लैंग्वेज दी हुई है ये आपको घुमाने के लिए दी हुई है, ठीक है ना, ये आपको डिस्टर्ब कर रही है, आपको सिर्फ इस पे देखना है क्लोरोसिस ऑन न्यू लिप्स, ठीक है ना। ये सारा जो है इसमें आप दिमाग में लगाइए, यहाँ पे ये बोल रहा है स्पष्ट कि क्लोरोसिस हो रही है किस पे, न्यू लिप्स पे। तो जब नई पत्तियों के अंदर क्लोरोसिस होती है वो किससे होती है, तो वो आपका यहाँ पे जो है मैग्नीज आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप मैग्नीज पे टिक करोगे। यदि सल्फर होता तो आप किस पे टिक करते, सल्फर पे करते, क्योंकि क्लोरोसिस जो होती है वो सल्फर से होती है। इंटरवेनियर क्लोरोसिस की बात आती है तो मैग्नीज आपने टिक करते, लेकिन यहाँ पे सल्फर ऑप्शन नहीं है तो आप अपने मैग्नीज करेंगे। नाइट्रोजन पे टिक मत कर देना, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो ओल्ड लिप्स के अंदर क्लोरोसिस करता है, न्यू लिप्स के अंदर नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन, द न्यू लीफ ऑफ प्लांट शो येलो सिम्टम्स एंड विंग्स रिमेन ग्रीन इन द डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट। अब एक बार पिछले क्वेश्चन पे जाइए, ये पूछा हुआ है एएफओ 2019 के अंदर, हो जा भाई टिक, एएफओ 2019 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे भी बोल रहा है न्यू लीव्स पे क्लोरोसिस हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका 2020 के अंदर आया हुआ है, इसके अंदर भी बोल रहा है कि जो नई पत्तियां हैं, थोड़ा सा बस लैंग्वेज घुमा दी कि नई पत्तियां हैं उस पर क्या हो रहा है, येलो सिम्टम्स शो हो रहे हैं। आपको आगे पढ़ना ही नहीं है, तो आपको टिक कर देना है मैग्नीज पे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, बेसिक कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन एंड क्लोरोफिल कंस्टिट्यूट वेजिटेशन ग्रोथ एंड हेल्प्स इन एमिनो एसिड एंड प्रोटीन फॉर्मेशन। अब जब मैंने नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट कराया था उसके अंदर मैंने लिखा था कि जो एमिनो एसिड और प्रोटीन फॉर्मेशन होती है उसके लिए कौन सा न्यूट्रिएंट रिस्पॉन्सिबल होता है, नाइट्रोजन ही होता है। तो राइट आंसर इसका डी ऑप्शन रहेगा कि नाइट्रोजन जो है वो एमिनो एसिड और प्रोटीन के फॉर्मेशन के अंदर हेल्प करता है और क्लोरोफिल के लिए भी एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूट होता है। तो ये एफओ 2022 ने क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन, ब्रोन डेफिशिएंसी इंडिकेटर प्लांट। इंडिकेटर प्लांट की एक टेबल बनवाई थी मैंने न्यूट्रिएंट चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो इंडिकेटर प्लांट जो है
वो ब्राउन का कौन सा होता है, तो ब्राउन का होता है आपका सनफ्लावर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, कैबेज और कॉलीफ्लावर तो नाइट्रोजन के होते हैं। फिर नेक्स्ट है हाईएस्ट फॉस्फोरस कंजप्शन इज इन विच क्रॉप। फॉस्फोरस कंजप्शन की बात आएगी तो आप किस पे टिक करोगे, फिर आप शुगर केन पे टिक करोगे फॉस्फोरस कंजप्शन। यदि शुगर केन ऑप्शन नहीं है और आपको ऑप्शन में दिख रहा है बीट, यानी चुकंदर जो है वो आपको ऑप्शन में दिख रहा है, तो आप उस पर टिक करोगे। यदि बीट नहीं दिया हुआ है तो आप किस पे टिक करोगे, शुगर केन पे टिक करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द नाइट्रोजन कंटेंट इन कैन। ठीक है, कैन के अंदर कितना नाइट्रोजन होता है, तो 25% होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 25% जो है वो नाइट्रोजन होता है किसके अंदर, कैन के अंदर, किसान खाद के अंदर। ये FO 2019 ने क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट है एल्कलाइन सॉइल हैविंग pH। अभी मैंने जब वो एल्कलाइन pH वाला कराया था तो उसके अंदर मैंने बोला था कि इसके आपको लगभग 2 से 3 क्वेश्चन में दिखाऊंगा। ठीक है ना, एक क्वेश्चन वो था, एक क्वेश्चन ये देखो ये आ गया, FO 2017 ने पूछा है, वो 2015 के अंदर पूछा हुआ था। ठीक है, तो एल्कलाइन की जो सॉइल होती है उसकी pH 8.5 से ज़्यादा होती है, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मोर देन 8.5। फिर है नेक्स्ट विच सॉइल इज मैक्सिमम इन हिल्स एंड गिगांटिक प्लेन्स। जो हिल्स है, ठीक है, और गिगांटिक प्लेन्स होते हैं वहाँ पर कौन सी सॉइल होती है, तो वहाँ पे होती है आपकी लेटराइटिक सॉइल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। सॉरी, ए ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। लेटराइटिक जो सॉइल होती है वो हिल्स और गिगांटिक प्लेन्स पे होती है। ये FO 2017 ने क्वेश्चन पूछा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हाईली साल्ट टॉलरेंट क्रॉप। ठीक है, हाईली साल्ट टॉलरेंट क्रॉप की बात कर रहा है। यदि यहाँ पर आपको वीट, मेज, बार्ले और ओट, इनमें से कोई ऑप्शन दिखाई देता है तो आप इन पे टिक करोगे। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए लाइम नहीं हो सकता, शुगर केन भी नहीं, जूट भी नहीं, मैंगो भी नहीं। इसके अंदर यदि आपको इन चारों में से कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है तो, और आपको ऑप्शन में कॉटन दिया हुआ है तो फिर आप कॉटन पे टिक करोगे। ठीक है, यदि कॉटन जो है नहीं दिया हुआ ऑप्शन के अंदर, फिर आप इन चारों पे टिक करोगे। तो आप जो नोटबुक है उसके अंदर नोट कर लीजिएगा कि यदि कॉटन ऑप्शन में नहीं है तो वीट, मेज, बार्ले और ओट यदि ऑप्शन में दिखाई देते हैं तो ये भी हाईली साल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स होती है। और एक सोरगम तो ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा। ठीक है, सोरगम तो आपको अच्छी तरीके से याद रहना ही चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, और ये FO 2018 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द pH रेंज ऑफ एल्कलाइन सॉइल। अब देखिए फिर आगे ना तीसरी बार क्वेश्चन आए, FO 2015, 2017 और 2018 के अंदर सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, ये देखो 2018 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। तो एल्कलाइन सॉइल की pH कितनी होती है, 8.5 से ज़्यादा, मोर देन 8.5। नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट एल्कली सॉइल। जो सबसे ज़्यादा एल्कली सॉइल है वो कहाँ पर होती है, वो होती है आपकी यूपी के अंदर। यदि यूपी ऑप्शन में नहीं है फिर आप गुजरात पे टिक करोगे। ठीक है, तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, यूपी, यूपी के बाद गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र आएगा। ठीक है, यदि यूपी ऑप्शन में नहीं है तो गुजरात पे करोगे, वरना गुजरात और यूपी दोनों नहीं है तो फिर आप महाराष्ट्र पे टिक करोगे। तो हाईएस्ट एल्कली सॉइल है वो यूपी के अंदर है। ये FO 2018 के अंदर क्वेश्चन आया है। सेम ही क्वेश्चन जो है वो आगे फिर आएगा। व्हाट इज द ESP, एक सेकेंड, व्हाट इज द ESP ऑफ सैलाइन एल्कलाइन सॉइल। जब मैंने वो एक टेबल बनाई थी, मैंने बोला था कि ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो इससे मैंने आपको 3 क्वेश्चन तो pH के दिखा दिए। ठीक है, और 4th क्वेश्चन ESP का आ गया। अभी EC का और आएगा, देखना। सैलाइन एल्कलाइन जो सॉइल होती है इसकी तो EC देख लो, ESP देख लो, आप pH देख लो, वो क्या होती है, ज़्यादा ही होती है बाकी सॉइल से। ठीक है ना, मतलब इसकी जो EC है वो 4 डेसीसाइमन से ज़्यादा होती है, ESP 15 से ज़्यादा होती है, और जो pH होती है वो भी 8.5 से ज़्यादा होती है। तो इसके अंदर पूछा हुआ ESP, तो ESP देख लो 15% से ज़्यादा, तो ये मोर देन 15, 1.5 वाला ध्यान रखना,
कि या मोर देन 15 देख लो, इसको भी 1.5 है ये, ठीक है, ये यहाँ पे 15 लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्योंकि एग्जाम के अंदर प्रेशर इतना होता है कि अपनों को ये पॉइंट वगैरह दिखाई नहीं देते, अपने फिर टिक करके आ जाते हैं इस पर, फिर आके देखते हैं कि मेरा तो ये सही था, और जब आंसर किया तो उसके अंदर अपना ये क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका जो है सी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सैलाइन सोइल। इसी की बात आ गई। यदि सैलाइन सोइल का पूछा है तो इसकी इसी 4 डेसीमेन से ज़्यादा होगी। यदि एल्कलाइन सोइल की बात करता तो इसकी इसी जो है वो 4 डेसीमेन से कम होती है, और सैलाइन एल्कलाइन सोइल की 4 डेसीमेन से इसी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर जो है जो सैलाइन सोइल है उसका पूछा हुआ है, तो सैलाइन सोइल की 4 डेसीमेन से ज़्यादा होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन AFO 2018 में आ गया। 5 क्वेश्चन मैंने उस टेबल से आपको काउंट करा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज़ हाईएस्ट एल्कलाइन सोइल। अभी आया था क्वेश्चन सेम, तो राइट आंसर इसका यूपी, ठीक है। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा था, 2019 में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। इसका ये जो है AFO देख लो 2019 के अंदर आया हुआ है, और इसका राइट आंसर यूपी ना हो तो गुजरात, गुजरात ना हो तो महाराष्ट्र पे आप टिक करोगे। और ऐसे जो पॉइंट बता रहा हूँ इनको आप अच्छे तरीके से नोट कर लेना भाई, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्या पता कौन सा ऑप्शन मिल जाए, फिर आप वहाँ पे बोलो कि मेरे को तो यहाँ पे यूपी दिखाई नहीं दे रहा है ना, फिर आपको गुजरात पे टिक करना होगा, ठीक है। तो इन ऑप्शन को जब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये होते हैं, तो आप उनको लिख लो एक नोटबुक में। 46 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ रिक्लेमेशन ऑफ एसिडिक सोइल अंडर RKVY। RKVY की फुल फॉर्म क्या होती है? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना बोलती है कि जो एसिडिक सॉइल है उसका यदि रिक्लेमेशन करना है तो उसकी जो कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी? वो आएगी आपकी 15,000 रुपये, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 15,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्टिसोल इज मैक्सिमम इन विच स्टेट। वर्टिसोल सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो वर्टिसोल सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र के अंदर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका AFO 2021 के अंदर पूछा हुआ है। अब 12 क्वेश्चन रहते हैं अपने लेफ्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड फॉर रिक्लेमेशन ऑफ एल्कलाइन सोइल। सैलाइन सोइल, एल्कलाइन सोइल और एसिडिक सोइल को मैंने अलग अलग कराया हुआ है, ठीक है। उन सभी क्लासेस को आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। सैलाइन सोइल, एल्कलाइन सोइल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि ये सॉइल केमिस्ट्री का पार्ट है और सॉइल केमिस्ट्री के अंदर यही से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, बाकी जो अदर पार्ट है वहाँ से कम बनते हैं, ठीक है। तो एल्कलाइन जो सॉइल है उसकी रिक्लेमेशन के अंदर के लिए आप किसका यूज करोगे? लाइम। तो लाइम जो है उसका तो यूज होता है अपने, जो फर्स्ट ऑप्शन लाइम दिया इसका यूज अपने करेंगे जो अपनी एसिडिक सॉइल होती है उसके अंदर, ये ऑप्शन तो इसका हो ही नहीं सकता। सेकेंड ऑप्शन दिया है सोडियम। अब देखिए जब एल्कलाइन सॉइल की बात हो रही है तो उसके अंदर तो सोडियम सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो सोडियम का यूज करेंगे तो वो क्या और ज़्यादा एल्कलाइन हो जाएगी, तो सोडियम भी ऑप्शन इसका नहीं हो सकता। जिप्सम हो सकता है क्योंकि जिप्सम का यूज अपने एल्कलाइन सॉइल के लिए करते हैं। सल्फर का हो ही नहीं सकता, नन ऑफ दिस तो आ ही नहीं सकता। तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन रहेगा कि जो जिप्सम है इसका यूज जो है अपने एल्कलाइन सॉइल के अंदर करते हैं। AFO 2021 ने ये क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन, रॉक फॉस्फेट इज अप्लाइड इन। और देख लो रिक्लेमेशन से फिर क्वेश्चन आ गया, 2021 में पूछा हुआ था, ये देखो 2021 में आया हुआ है, ठीक है। 2021 में ये पूछा हुआ है, रुक जा भाई, 2021 के अंदर पूछा हुआ है किसका? एल्कलाइन सॉइल के रिक्लेमेशन का। 2000 सॉरी डिस्टर्ब होने के लिए। रॉक फॉस्फेट इज अप्लाइड इन, रॉक फॉस्फेट जो है वो कहाँ पर अप्लाई किया जाता है? अब देखिए एसिडिक सॉइल है उसके अंदर तो रिप्लाई, एक सेकेंड, उसके अंदर तो अप्लाई करते ही नहीं है, ठीक है। सैलाइन सॉइल, एल्कलाइन सॉइल, न्यूट्रल सॉइल और नन ऑफ दिस, ठीक है। तो रॉक फॉस्फेट जो है वो उसका सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है एल्कलाइन सॉइल के अंदर, ठीक है। तो ये जो बाकी ऑप्शन है वो गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर रहेगा एल्कलाइन सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, विच सॉइल अमेंडमेंट्स आर यूज्ड इन सोडिक सॉइल रिक्लेमेशन, विच इज चीपर एंड इजी अवेलेबल। ये पूछ रहा है
कि आपने जो सोडिक सोइल है उसका रिक्लेमेशन करना है, तो उसके लिए आप कौन से सोइल अमेंडमेंट्स, हिंदी में बोलेंगे मृदा सुधारक, ठीक है। तो कौन से मृदा सुधारक का यूज करोगे जो क्या है सस्ता भी हो और आसानी से अवेलेबल भी हो जाए, अपने को प्राप्त भी हो जाए। तो अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी सोडिक सोइल है, सेलाइन सोइल है, उसके रिक्लेमेशन के लिए आप यूज किसका करोगे, ठीक है। और सबसे चीपर भी होना चाहिए और बेस्ट भी होना, जो इजी अवेलेबल होना चाहिए। तो इजी अवेलेबल कौन सा होता है, जिप्सम ही सबसे ज़्यादा इजी अवेलेबल होता है सोडिक सोइल के रिक्लेमेशन के लिए, ठीक है। तो ये आप इसको याद रखना कि सोडिक सोइल के लिए रिक्लेमेशन करना है और चिपर या इजी अवेलेबल पूछा हुआ है तो आप जिप्सम पे टिक करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका सोइल स्ट्रेंथ कैन बी मेजर्ड बाय। अब ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में डायनेमोमीटर दिया हुआ है और बच्चे सोचते हैं डायमीटर नापता होगा, इस पर टिक कर देते हैं, और जब आंसर की आती हैं तो वो बच्चे सोचते हैं कि यार ये तो गलत कैसे हो गया, ठीक है ना। तो जो डायनेमोमीटर होता है वो इसका राइट आंसर नहीं होएगा। इसके अंदर देखो ए ऑप्शन दिया हुआ है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर किसको नापता है, डेंसिटी को मेजर करता है ना। टेंसियोमीटर किसको मेजर करता है, जो मॉइस्चर होता है उसको मेजर करता है। डायनेमोमीटर आ ही नहीं सकता, ये तीनों ऑप्शन तो टिक गलत हो ही गए। पेनिट्रोमीटर वो क्या करता है, सोइल को पेनिट्रेट करके उसके अंदर उसकी स्ट्रेंथ को मेजर करेगा, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो डी ऑप्शन रहेगा कि जो पेनिट्रोमीटर है वो क्या है, सोइल स्ट्रेंथ को मेजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, री इनफिल्ट्रेशन थ्रू सोइल सरफेस इज कॉल्ड, ठीक है। री इनफिल्ट्रेशन, अब देखो ये सोइल की सरफेस थी, यहाँ पे फिल्ट्रेशन हुआ, ठीक है। इनफिल्ट्रेशन होता क्या है, एंट्री ऑफ वाटर इनटू सोइल सरफेस, ठीक है। तो ये हो गया इनफिल्ट्रेशन। अब दोबारा इनफिल्ट्रेशन मतलब तो यहाँ पे तो पानी आ ही गया, अब यहाँ से फिर पानी जो है आगे जा रहा है, ठीक है। तो इसको अपने क्या बोल देंगे, फिर इसको बोल देंगे अपने परकोलेशन। तो बच्चे सबसे ज़्यादा इस AFO 2017 ने क्वेश्चन पूछा था, सबसे ज़्यादा कंफ्यूज इसीलिए होते हैं क्योंकि वो क्या देखते हैं, री इनफिल्ट्रेशन मतलब ये इनफिल्ट्रेशन हो रहा है, वो कम्युलेटिव इनफिल्ट्रेशन करके आ जाते हैं और उनका ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत, ठीक है। तो आपको मैंने समझा भी दिया है कि क्या होता है, सीपेज तो हो गया लेटरल मूवमेंट हो जाएगा। रन ऑफ क्या होता है, पानी का ऊपर जो सोइल सरफेस है उसके ऊपर क्या करना, बहना, ठीक है, वो सीपेज होता है, सॉरी रन ऑफ होता है। परकोलेशन क्या होता है, वर्टिकल मूवमेंट हो जाएगा। लीचिंग क्या होता है, निचले संस्तरों के अंदर पानी जाना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका परकोलेशन। री इनफिल्ट्रेशन जो है उसको अपने क्या बोलते हैं, परकोलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन, सोइल मॉइस्चर डिक्रीज सोइल मॉइस्चर डिक्रीज टू विल्टिंग पॉइंट, मतलब जो विल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, उससे नीचे जा चुका है मॉइस्चर। होल्ड टाइटली बाय सोइल पार्टिकल्स, जो सोइल पार्टिकल्स ने थे उसने क्या कर दिया, मॉइस्चर को टाइटली क्या कर दिया, होल्ड कर दिया, पकड़ लिया, ठीक है। मतलब ये सोइल पार्टिकल था, इसके बाहर बिल्कुल टाइटली तरीके से हो चुका, मतलब यहाँ पे मॉइस्चर क्या बहुत कम है। बाय सोइल पार्टिकल्स कंडीशन इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे। अब देखो आपको मैंने सोइल वाटर वाला जो चैप्टर था उसके अंदर इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो मैंने क्लासीफाई किया था और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया भी था कि विल्टिंग पॉइंट क्या होता है, सेचुरेशन पॉइंट क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट क्या होता है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है। अब विल्टिंग पॉइंट से भी ऊपर चला गया और मॉइस्चर क्या है बिल्कुल ही कम है और सोइल पार्टिकल्स ने टाइटली उसको क्या कर लिया है, होल्ड कर लिया है। तो हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट जो है वो इसके अंदर आंसर जो है राइट माना जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ना इसकी लैंग्वेज पे डिपेंड करेगा क्योंकि ये क्या है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था। इसकी लैंग्वेज पे डिपेंड करेगा कि यदि उसके अंदर परमानेंट विल्टिंग पॉइंट दिया हुआ था तो विल्टिंग पॉइंट इसी को ही अपने परमानेंट विल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। अब एग्जामिनर इसको भी मान सकता है, ठीक है ना। लेकिन इसका जो राइट आंसर होएगा, ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है इसके हिसाब से तो हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट ही होएगा क्योंकि उस पर जो है सबसे कम मॉइस्चर होता है, वाटर जो है वो वेपर फॉर्म में हो जाता है कन्वर्ट, ठीक है। तो ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है इसके हिसाब से तो सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा अपना हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर।
तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसकी होती है, तो वो होती है क्ले सॉइल की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सैंड दिया हुआ है, सिल्ट दिया क्ले, ये तो क्या हो गया, एब्सकॉन्डिंग ऑर्डर हो गया। ठीक है ना, तो ये इसके अंदर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो इसका उल्टा हो गया। ठीक है, तो ये तो इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरे में सिल्ट दिया हुआ है, सैंड दिया हुआ है, क्ले, क्ले लास्ट में आ रहा है, तो ये तो गलत होगा क्योंकि अपने को देखना है कि सबसे पहले क्ले लिखा हो। ठीक है, सबसे ज़्यादा हुआ के अंदर, यहाँ पे क्ले में सबसे ज़्यादा, लेकिन आगे क्या दे दिया, सैंड दे दिया, तो इसके कारण ये गलत हो गया क्योंकि जो सीक्वेंस बनता है वो ये बनता है क्ले सिल्ट सैंड। अब यहाँ पे देखो डी ऑप्शन में सही ऑप्शन दिया है, क्ले भी दी हुई है, उसके बाद सिल्ट, फिर उससे कम सैंड के अंदर, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका डी ऑप्शन रहेगा। क्ले के अंदर सबसे ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, उसके बाद सिल्ट में, उसके बाद में सैंड के अंदर होती है। तो ये FO 2021 ने क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन, विच इज नॉट ए सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, कि इनमें से कौन सी जो है वो सेडिमेंट्री रॉक नहीं है। ठीक है, तो सेडिमेंट्री रॉक के आपको एग्जांपल मैंने कराए हुए हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक के जो कौन से होते हैं, सेल जो है वो भी सेडिमेंट्री रॉक होती है, ग्रेनाइट नहीं होती, लाइमस्टोन भी सेडिमेंट्री रॉक है, कॉन्ग्लोमेरेट भी सेडिमेंट्री रॉक है, और सैंडस्टोन भी सेडिमेंट्री रॉक है। बच्चों को सेल, लाइमस्टोन और सैंडस्टोन तो याद रह जाते हैं, कॉन्ग्लोमेरेट याद नहीं रहता है, तो आप इसको अच्छे तरीके से नोट कर लेना कि कॉन्ग्लोमेरेट भी जो है वो किसका एग्जाम्पल है, वो है सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा ग्रेनाइट। बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर रहेगा, क्योंकि इसने क्या पूछा है कि सेडिमेंट्री रॉक कौन सी नहीं है, तो ग्रेनाइट जो है वो कौन सी होती है, आपकी इग्नियस रॉक होती है, ना कि सेडिमेंट्री रॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द जोन ऑफ एलुविएशन। जो सॉइल प्रोफाइल मैंने आपको कराई थी उसके अंदर मैंने उसकी पूरी प्रोफाइल बना के आपको हर एक पॉइंट लिखाया था। तो जब एलुविएशन की बात होगी, वाशिंग इन जोन की बात होगी, और इसको क्या बोल सकते हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्यूमुलेशन होता है, तो वो कौन सा होता है, आपका बी होरिजोन होता है, क्योंकि ए होरिजोन को अपने बोलते हैं मिनरल होरिजोन, बी को बोलते हैं एलुविएशन। ठीक है, एलुविएशन होरिजोन बोला जाता है। ठीक है, सी जो होता है इसके अंदर क्या होता है कि जो आपका अनवेदर्ड आपका जो पेरेंट मैटर होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, इसको अपने बोल सकते हैं कि पूरी तरीके से जो है सोइल के अंदर कन्वर्ट नहीं हुआ होता। ठीक है ना, बी के नीचे जो होता है सी ओरिजिन होता है, और ओरिजिन है वो ऑर्गेनिक मैटर होरिजन हो गया, ई जो है वो एलुविएशन हो गया। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि ई से आप याद रख सकते हो एलुविएशन। ठीक है, तो ई जो है वो एलुविएशन होता है, इसको वॉशिंग आउट जोन भी बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ पे मैक्सिमम लीचिंग होती है, तो बी होरिजोन जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा, यानी बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर रहेगा कि बी जो है उसको एलुविएशन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन, ये आपके पिछले ईयर की, मतलब अभी जो 2023 के अंदर जो आपका एग्ज़ाम हुआ था इसी मंथ के अंदर। ठीक है, तो उसके ये क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर जो है आपका एग्ज़ाम हुआ था IBPS AFO का, उसके अंदर मेंस के अंदर पूछा हुआ था कि इन सैंडी सॉइल क्ले परसेंटेज इज लेस देन 50%। जो क्ले है वो 15% से क्या है, कम है। व्हाट इज द परसेंट ऑफ सैंड इन सैंडी सॉइल। जो सैंडी सॉइल होती है उसके अंदर क्ले इसने बता दिया कि 15% से कम होता है, और सैंडी सॉइल जो सैंड है वो कितने परसेंट होती है। तो मैंने इसके अंदर आपको लिखाया था मोर देन 80%, एक सेकेंड, मोर देन 80% लिखाया था, कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, मोर देन 80% लिखाया था। ठीक है, अब इसके अंदर देख लो 80% से ज़्यादा कोई भी ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर टिक कर दो। 60 वाला नहीं हो सकता, 50 वाला भी नहीं हो सकता, 70 वाला भी नहीं हो सकता, 85 जो है 80 से ज़्यादा है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन। ये देखो AFO 2023 ने क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, कि जो सैंडी सॉइल है उसके अंदर 15% क्ले होती है, और सैंड कितनी होती है, तो 80% से ज़्यादा होती है। यदि यहाँ पे 85 ऑप्शन है तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिडिक सॉइल। अब देखो फिर एसिडिक सॉइल से आता है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि जो प्रॉब्लमेटिक सॉइल वाला जो मैंने आपको कराई हुई है उसके लिंक तीनों क्लासेस के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, उनको एक बार ज़रूर देखिएगा।
अब देखो इसने पूछा है कि जो एसिडिक सोइल है उसका कौन सा करेक्टरिस्टिक जो है वो नहीं होती, हाई कंसंट्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम एंड फेरस। तो एसिडिक सोइल है उसके अंदर एल्यूमिनियम और फेरस जो है उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा ही होती है। तो ये तो इसका ऑप्शन सही है। प्रेजेंस ऑफ केओलिनाइट एंड इलाइट, ठीक है, केओलिनाइट और इलाइट भी जो है होते हैं। मोर देन 0.1% साल्ट, अरे भाई साहब जब एसिडिक सोइल की बात करें तो साल्ट तो आना ही नहीं चाहिए। और आईबीपीएस ने देखो कितनी चालाकी से ये क्वेश्चन बनाया है, ठीक है ना, 0.1% दे दिया। बच्चे सोचेंगे इतना तो होता ही होगा 0.1% साल्ट, ठीक है ना। तो इन ऑप्शन को जब देखेंगे तो अपना सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होएगा, ठीक है। सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा कि 0.1% से ज़्यादा साल्ट नहीं होते हैं, ठीक है। लो सॉरी डी ऑप्शन दिया है लो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। तो जब आप दे रहे हो कि जो आपका केओलिनाइट और इलाइट दे रहे हो तो इसकी सी जो है कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी इसकी कमी होती है केओलिनाइट की, ठीक है, सबसे ज़्यादा ह्यूमस की, ह्यूमस से कम मोन्टमेलोनाइट की, ठीक है। तो यहाँ पे केओलिनाइट दे रखा है, मतलब ये भी ऑप्शन इसका सही है और नन ऑफ दिस तो आ ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर जो है मैंने आपको बता दिया कि सी ऑप्शन रहेगा, मोर देन 0.1% साल्ट नहीं होते। ये भी एफओ 2023 के अंदर क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशन दैट पल्वेराइज द सॉइल फॉर बेटर सीड प्रिपरेशन, ठीक है। सीड प्रिपरेशन की बात आ रही है, सीड बेड आना था यहाँ पे, ठीक है। बेटर सीड बेड प्रिपरेशन की बात हो रही है तो डिबलिंग भी नहीं आ सकता, ड्रिलिंग भी नहीं आ सकता, प्लोइंग भी नहीं आ सकता, ठीक है, और टिलिंग भी नहीं आ सकता। तो इसका राइट आंसर होएगा हैरोइंग, ठीक है। यही ऑप्शन इसका राइट आंसर होएगा हैरोइंग। अपना टिलेज चैप्टर रहता है करवाने वाला, कल की क्लास के अंदर मैं आपको टिलेज चैप्टर कराऊंगा, ठीक है। तो आप उस क्लास के अंदर जरूर जुड़िएगा और इस क्लास को सबसे ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जो भी स्टूडेंट्स प्री के अंदर क्वालिफाई हो चुका है उसके लिए इंपॉर्टेंट क्लास जो है रहने वाली है। तो उसके पास जो है ARBPS एवो के प्रीवियस ईयर के सारे सोशल साइंस के क्वेश्चन पहुंच जाने चाहिए, उसको अलग अलग जगह से या अलग अलग वीडियो देखकर जो है क्वेश्चन न देखने पड़े, ठीक है। इसी के अंदर मैंने आपको लगभग 60 क्वेश्चन दे दिए हैं प्रीवियस ईयर के आए हुए, सारे क्वेश्चन इसके अंदर हैं, ठीक है। लास्ट आज का क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन। अब देखो ये कोई जो लैंग्वेज इतनी बड़ी कर रखी है, लेकिन ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। अब देखो इसने बोला है कंप्लीटली डाइजेस्टेड क्रूड ऑर्गेनिक, ठीक है, मतलब जो डाइजेस्ट हो चुका है कंप्लीटली, ठीक है, कंप्लीटली डाइजेस्टेड क्रूड ऑर्गेनिक एमोर्फस कोलोइडल सब्सटेंस डार्क ब्राउन ब्लैक कलर result of decomposition found in soil made by microorganisms and helping for plant life, ठीक है। अब ये एक चीज़ की डेफिनेशन दी हुई है और ये सेम की सेम डेफिनेशन मैंने आपको लिखाई हुई भी थी। तो ऑर्गेनिक मैट्रिक्स का राइट आंसर नहीं हो सकता, सोइल क्लोइड भी नहीं हो सकता, प्रोटीन की भी डेफिनेशन नहीं है, लिपिड की भी नहीं है, ये डेफिनेशन है ह्यूमस की। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ह्यूमस जो है वो एमोर्फस कोलोइडल सब्सटेंस होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके द्वारा जो डिकम्पोजिशन होता है उसका ये रिजल्ट होता है। इसका ब्राउन ब्लैक इसका कलर होता है और प्लांट जो है उसके लिए जो है हेल्पफुल रहता है। तो ह्यूमस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने जो है 60 क्वेश्चन थे, ये भी एफओ 2023 के अंदर प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। थैंक यू, ठीक है। तो ये जो है आज अपनी क्लास थी, ठीक है। ये जो है आज की अपनी क्लास थी जिसके अंदर मैंने आपको IBPS AFO के अंदर प्रीवियस ईयर के अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सोयल साइंस से वो सारे मैंने आपको कराए हैं, लगभग 60 क्वेश्चन। पहले जो था वो सोयल साइंस का जो क्वेश्चन की जो रहता था कि कितना आएगा तो वो आते थे लगभग 7 to 10 क्वेश्चन आते थे। आजकल जो आते हैं IBPS AFO के अंदर सोयल साइंस के वो आते हैं लगभग 5 to 6 क्वेश्चन, या तो 5 पूछ लिए जाते हैं या 6 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो 4 तो मैंने आपको क्वेश्चन कराई दिए 2023 के, ठीक है। एक दो क्वेश्चन मेरे को नहीं मिले, ठीक है। तो लगभग 5 क्वेश्चन आए थे पिछली बार, एक क्वेश्चन मैंने आपको नहीं कराया है, ठीक है, वो मेरे को मिला भी नहीं था। और हो सकता है क्योंकि जैसे आपको पता भी होगा क्यों जो आपका सोयल साइंस और एग्रोनॉमी और जो आपका इंजीनियरिंग है, इन तीनों के कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो सेम है। जैसे अब टिलेज वाला है ये इंजीनियरिंग में भी काउंट हो जाता है और आपका जो सोयल साइंस है इसके अंदर भी काउंट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये जो है अपने पता नहीं लग कर सकते कि ये कौन से के अंदर आया हुआ है, ठीक है ना।
तो जो भी क्वेश्चन मैंने आए हुए थे वो सारे कराए हैं। हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन नहीं कराए हुए और आपको लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, तो ये आपको मैं बता देता हूँ कि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज पे डिपेंड करते हैं। जो लैंग्वेज मेरे को मिली थी मैंने वो लिख के आपको बताई है, ठीक है। यदि फिर भी आपको लगता है कि इसका ये आंसर आना चाहिए था, कमेंट बॉक्स में आप मेरे को ज़रूर बताना कि सर ये क्वेश्चन था, इतने नंबर क्वेश्चन और इसका आंसर ये आना था, ठीक है। तो मैं उस क्वेश्चन को एक बार दोबारा कन्फर्म करूँगा। और ये क्लास जो है IBPS AFO के लिए नहीं है, बल्कि हर उस स्टूडेंट्स के लिए क्लास थी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसी भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है। तो आप यदि चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।